नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और उपचुनाव मध्य प्रदेश में रण सजा हुआ है। वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है और हम आपको लगातार अपडेट देते जा रहे हैं। आज दोपहर का अपडेट भी आपको देंगे बड़ी खबर के साथ। चारों सीटों पर मतदान जारी है और दोपहर 3 बजे तक वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया है। जोवट में 46.12% वोटिंग हो चुकी है। पृथ्वीपुर में 68.16% हुई वोटिंग सर्वाधिक। रैगांव में 55.86% हुई वोटिंग दूसरे नंबर पर और खंडवा लोकसभा में 51.11% वोटिंग। लगातार वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। किस तरफ मतदाता का रुझान है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन लगातार जो प्रतिशत बढ़ा है वो सबको चौंका रहा है। पृथ्वीपुर जहां कट्टर मुकाबला, कांटे का मुकाबला है। तो आइए इसी पर चर्चा करेंगे उपचुनाव को लेकर। और हमारे साथ जुड़ गई है नई पैनल। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा, कांग्रेस के पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ नेता प्रताप भानु शर्मा, भाजपा से मिनेंद्र डागा जी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, रुझान लगातार बढ़ रहा है। जी नमस्कार। सुरेश शर्मा जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जो उम्मीद थी कि पृथ्वीपुर में कांटे का मुकाबला है, वोट परसेंट सर्वाधिक वहीं से आया 68.16%, और शिकायतें भी सर्वाधिक वहीं से आई हैं। भाजपा भी और कांग्रेस भी दोनों चुनाव आयोग पहुंच गए, एक दूसरे पर गुंडागर्दी और प्रलोभन देने का आरोप लगा रहे हैं। कैसे देखते हैं अभी तक? बैठे हैं अपने कार्यक्रमों में, हमें ये मालूम था कि पृथ्वीपुर जो है वो एक ऐसी कंट्रोवर्सी वाली सीट है जहां पर पहले भी गुंडागर्दी होती रही है, आज भी होनी है और कल के चुनाव जब से कभी होंगे तब भी होनी है। इसलिए वहां के बारे में इस अवधारणा को जो है पहले से ध्यान में रखना चाहिए था। मुझे इस बात की चिंता है कि मुख्यमंत्री स्वयं ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जबकि ये पहले ही रणनीति का हिस्सा होना चाहिए कि जिस चुनाव को पहले से ही असामाजिक तत्व प्रभावित करते रहे हैं, उस चुनाव के बारे में यदि हम पहले से तैयारी नहीं रख रहे और यदि तैयारी रख रहे हैं और केवल जनता में कह रहे हैं तब बात अलग है। पृथ्वीपुर का तो तासीर यही है। सुनील नायक की हत्या, एक बार विधायक बन गए थे, दूसरी बार तो उनकी हत्या ही कर दी गई। तो ये सारा जो टेम्परामेंट वहां का है वो सबको मालूम था। इसलिए जो है मुझे इसको लेकर के, वहां की सीट को लेकर के किसी भी प्रकार का असर नहीं हुआ। चिंता जरूर हुई कि लोकतंत्र में आज भी जब हम 7 दशक से अधिक आजादी को प्राप्त कर चुके हैं, तब हमें बंदूकों के साए में चुनाव कराना पड़ेगा या इस तरह से विरोधी दल के नेताओं के साथ मारपीट करना पड़ेगी या सरकार विरोधी दल वालों को मारपीट करेगी। ये बड़ा तकलीफदायक प्रश्न है यदि इस तरह के आरोप आते हैं तो। और दूसरा क्या है कि पृथ्वीपुर की जितनी शिकायतें दोनों पक्षों से आज आई है, तो चुनाव आयोग को भी समझना पड़ेगा कि वस्तु स्थिति क्या है और किस एंगल से चुनाव जा रहे हैं। जी डागा जी, आपकी तरफ से शिकायत हुई है कि वहां पे फरारी और जिला बदर आरोपी गुंडागर्दी कर रहा है। वो भी उनके नितेन ठाकुर राठौर के, सॉरी माफ कीजिएगा, राठौर के चाचा हैं, जिनका नाम भी सबको पता है। पिछली बार भी उनका हत्या में नाम आया था, यशपाल सिंह राठौर। लेकिन क्या आपकी सरकार है और चुनाव से पहले कार्रवाइयां होती हैं निश्चित तौर पर अपराधियों पर, और आप ही इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि वहां गुंडागर्दी कर रही? फिर मतलब आपके अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, प्रशासन तंत्र नाम की चिड़िया कहां है? देखिए, निश्चित रूप से चूंकि ये चुनाव आयोग के अधीन चुनाव होता है और वहां पर राज्य सरकारों की भूमिकाएं समाप्त हो जाती है, और निश्चित रूप से आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है, ये चुनाव की निष्पक्षता पर अगर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो चुनाव आयोग अगर पहले से जो दिशा निर्देश तय करता है उसके आधार पर सरकारें काम करती हैं, उसके आधार पर कलेक्टर और एसपी काम करते हैं, वो फिर सरकार के हस्तक्षेप से बाहर हो जाती चीजें। तो मेरा निवेदन ये है कि पहले से व्यवस्थाएं जरूर दुरुस्त थी, सारी चीजें दुरुस्त थी, पर इसकी आमना नहीं थी कि इस प्रकार के चुनाव में हथकंडों को भी अपनाया जा सकता है। पृथ्वीराजपुर में जो हुआ है वो निंदनीय है और शर्मनाक है, और निष्पक्ष चुनाव पर एक कांग्रेस के द्वारा कलंकित किए जाने वाला कृत्य है, जो कि निश्चित रूप से जनता इसका जवाब अपने मतों के द्वारा 2 तारीख को देगी।
या सरकार असफलता महसूस कर रही है यहाँ पे? मतलब जो करना चाहिए थी, जो व्यवस्था बनाना चाहिए थी, वो तो आप तो सरकार पर ही सवाल या निशान लगा रहे हैं। जो कमलनाथ कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, आपको कार्रवाई करना चाहिए थी। चुनाव आयोग के दायरे में तो बाद में आए हैं ना आपका जिला प्रशासन, जब आचार संहिता लग गई। इससे पहले तो गुंडे बदमाशों को आप जिला बदर वालों को जिला बदर कर देते हैं, कार्रवाई कर देते हैं। कार्रवाइयां भी निश्चित रूप से आप वहां पता करें, कार्रवाइयां भी हुई हैं। कार्रवाई अब, लेकिन अब इनके चाचा ही अगर ऐसा करेंगे तो फिर कैसे संभव हो? तो वो कमलनाथ जी जो कह रहे हैं वो सही है, मतलब कि हार की संभावित हार के कारण ऐसे आरोप लगाने लगे आप लोग। नए लोगों को लाके और दूसरे लोगों को लाके सारे लोगों को तो बंद नहीं किया जा सकता। जो सरकार कर सकती है, सरकार ने चुनाव के पूर्व किया है। आप पता करें, आप कलेक्टर की वाइट लें, आप कलेक्टर से आपको पता लगेगा, आप वहां के पुलिस अधीक्षक की वाइट लें, आपको पता लगेगा कि कितनी कार्रवाइयां वहां हुई। लेकिन कोई नए आदमियों को लाके अगर ये नया कोई वो करेंगे तो हर आदमी को गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। अगर ये करते तो उनका कांग्रेसियों पर कार्रवाई की जा रही है, जानबूझकर की जा रही है, तो दोनों तरफ सरकार के लिए मुश्किल का काम होगा। क्योंकि वर्तमान परिवेश की मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान परिवेश में चुनाव के दरमियान ये सारी परिस्थितियां चुनाव आयोग के समक्ष होती हैं। आप भी इस बात को जानते हैं, मैं भी इस बात को जानता हूँ। प्रताप भानु शर्मा जी, आपकी तरफ से आरोप लगा रहे हैं कि गुंडागर्दी हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन आप देखिए उनके एक मंत्री पर भी कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग, एक सांसद पर भी कार्रवाई कर रहा है। फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रशासन तंत्र सुनवाई नहीं कर रहा? यदि हम आवाज नहीं उठाते तो कार्रवाई नहीं होती। और जो देखा वहां की जनता ने, वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो जोवट की बात हो, चाहे वो नरेगांव की बात हो, जब उस कांग्रेस कार्यकर्ता ने और हम लोगों ने उस आवाज को उठाया तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई करी। और अभी जो डागा जी बोल रहे हैं तो खिस्सियाई बिल्ली खंबा नोचे। अब उन्हें लग रहा है कि ये पृथ्वीपुर की सीट उनके हाथ से जा रही है। चारों सीटों पे बीजेपी बुरी तरह हार रही है। जिस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, लोग उत्साह से मतदान कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों की नाराजगी सरकार के प्रति, भाजपा की शिवराज सरकार के प्रति सामने आएगी इन चुनावों में। मुद्दे क्योंकि उनके पास नहीं, मुद्दे जनता के पास हैं, मुद्दे कांग्रेस के पास हैं। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल रसोई गैस का मुद्दा हो, चाहे वो खाद का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों की समस्याओं या उन्हें समर्थन मूल्य नहीं देने का मुद्दा हो। तो ये चुनाव बहुत अहमियत रखते हैं। आने वाले चुनाव, इनके परिणाम 2 तारीख को आएंगे। और मुझे लगता है कि जनता ने जो टर्नआउट हुआ है वोटर का 65 से 70% तक, या 70 भी क्रॉस कर जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं शर्मा जी कि जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है मतदाताओं को आपके फेवर में जा रहा है? नहीं, ऐसा होता आया है, अनुभव के आधार पर कह सकता हूं मैं। बाकी मतदाता के बारे में तो भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। जो एग्जिट पोल होते हैं वो भी अनुमान पे ही होते हैं। मैं भी इसी प्रतिशत के अनुमान पे अपनी बात कह रहा हूं। बाकी मतदाता तो किसी से कैसे प्रभावित हो रहा है, उसकी बात की सुनवाई कहाँ हो रही है, सरकार के प्रति क्या नाराजगी है, हमारे कार्यकर्ताओं ने कितना मोबिलाइज करके पोलिंग बूथ तक उनके वोट डलवाए हैं, ये तो सब वहां का प्रत्याशी बेहतर तरीके से जानता है। नहीं तो आपको लगता है कि आपका कार्यकर्ता मोबिलाइजेशन करके पोलिंग बूथ तक आपके मतदाताओं को ले जाता है, या सिर्फ जैसे दमोह पैटर्न की बात करते हैं कि भरोसे पर हैं मतदाता के, उसमें नाराजगी होगी, वोट डाल देगा हमारे फेवर में? नहीं, ये तो ब्रजेश जी आप लोग कह देते हैं, पर हमें तो तैयारी करना पड़ती है, जब तो मतदाता वहां तक जाता है, माहौल बनाना पड़ता है। और मुद्दे आज इतने ज्वलंत प्रदेश में थे, और ये चारों जो उपचुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, ये चारों सम्मानीय विधायक और एक हमारे सम्मानीय सांसद नंदू भैया कोरोना की चपेट में आके मरे हैं। कितनी बड़ी सरकार की असफलता का प्रमाण पत्र है ये, कि जब कोरोना की दूसरी लहर मध्य प्रदेश में आई थी तो सरकार की तैयारियां नहीं थी, कोई ऑक्सीजन नहीं थी, कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी, 1.5 लाख के करीब लोग मर गए। मैंने आप बताओ तो मध्य प्रदेश सरकार का यदि ये आंकड़ा है और जनता में उसका रोष है, तो वो लोकतंत्र में मतदान के माध्यम से ही निकलता है। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आना चाहिए, और कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत अच्छा उत्साहित है। और इस बात को प्रत्याशी भी, देखो आप प्रत्याशी कितने लगनशीलता से लगे, मेहनत कर रहे हैं। अब यदि शिवराज सिंह ये आरोप लगा रहे हैं ब्रजेश जी कि गुंडागर्दी हो रही है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है,
अरे तुम तो चीफ मिनिस्टर हो, इस पे वेग स्टेटमेंट क्यों देते हो? तो वो कह रहे हैं ना कि अभी तो चुनाव आयोग के अधीन है ना पूरा प्रशासन तंत्र, पुलिस तंत्र, तो अभी तो वो कुछ कर नहीं सकते ना। चीफ मिनिस्टर बाद में जरूर हो सकता है कि कलेक्टर एसपी निपट जाए। आयोग के अधीन नहीं है चीफ मिनिस्टर की गद्दी, लेकिन वो तो दायरे में है ना, उन सीमाओं में कुछ नहीं कर सकते, उन क्षेत्रों में कुछ नहीं कर सकते ना शर्मा जी। सुरेश शर्मा जी, दो बातें आई हैं प्रताप भानु जी की बात से, स्टेशन पे कि एक तो जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, उनको लग रहा है कि ये कांग्रेस के पाले में जाएगा। दूसरी बात कि जो कोरोना के वजह से जो तीनों उपचुनाव, 4 उपचुनाव हो रहे हैं हमारे यहाँ, तो ये भी मतदाता कहीं अपने माइंड में रख रहा होगा कि इस वजह से हुआ उस समय की व्यवस्था, या सिर्फ स्वप्न देख रही है कांग्रेस? नहीं, सारी बातें तो प्रताप भानु जी ने पहले ही कह दी ना जी। कि उन्होंने आत्मविश्वास से भरपूर होकर के ये कहा कि 4 सीटें जीत रहे हैं। उन्होंने तो ये कहा कि मेरा अनुमान ये है और बाकी प्रत्याशी जाने। तो इससे तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस में आत्मविश्वास नहीं है, एक बात। तो दूसरी बात ये है कि निश्चित रूप से महंगाई एक मुद्दा है, निश्चित रूप से जो है अन्य मुद्दे जो हैं, जिनको जैसे खाद वाला मुद्दा है, ये मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों को लाएगा जनता के बीच में क्यों? जनता की अपनी पीड़ा है, जनता को ये मालूम है कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किसानों के लिए कितना किया था। उन्होंने वादा किया था 2 लाख रुपया का कर्जा माफ करने का, नहीं कर पाए। तो आज किसान जो है वो कमलनाथ जी पर किस भरोसे से, किस उस पे मान करके भरोसा करेगा? दूसरी बात ये है कि कमलनाथ जी ने टोटल मिलाकर के, जो कांग्रेस पार्टी की टोटल मिलाकर के और 45 सभाएं हुई हैं, और शिवराज जी अकेले ने 57 सभाएं की हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाने से हिचक नहीं रहा है, और एक पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो जनता के बीच में अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, कम से कम सभाएं कर रहा है। आप ये देखिए, पृथ्वीपुर में ज्यादा सभाएं हुई है क्योंकि ये मालूम था कि पृथ्वीपुर कांग्रेस के लिए अनुकूल है, लेकिन बाकी रहगांव में और इनमें जो है सभाएं ही कांग्रेस ने नहीं की। आप देखिए, दिग्विजय सिंह जी को आपने भेजा, खंडवा में भेजा, उसके बाद जो है दिग्विजय सिंह की एक सभा पृथ्वीपुर में हुई, एक दो रहगांव में हुई, वो उनको जोबट नहीं भेजा गया। आप ये देखिए, अरुण यादव जी ने जब से ये कहा कि मेरी फसल कोई और खा जाता है, चाहे कि वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले मामले में विधान प्रदेश अध्यक्ष वाला मामला हो या चाहे खंडवा लोकसभा के उपचुनाव के मामले, उनको मात्र 3 सभाएं कराई, उनकी सभाओं को रोक दिया गया। युवा नेताओं की सभाओं का कोई आकलन नहीं आया, वो गए केवल। लेकिन शर्मा जी ये भी तो हो सकता है कि जिनको डर हो वो ज्यादा मेहनत कर रहे हो, जिनको मालूम है कि एंटी इनकम्बेंसी है, बेरोजगारी है, कोरोना की वजह है और महंगाई है, तो हम तो वैसे ही जीत जाएंगे, क्यों मेहनत कर। ये बात तो कोई भी स्वीकार करेगा कि जिस महंगाई के दौर में और हम उपचुनाव जो हो रहे हैं वो कहीं न कहीं सरकार के लिए माइनस जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने जनता को समझाने की कोशिश की। अब राजनीतिक पार्टी ज्यादा से ज्यादा जाती है, वो केवल भय के कारण जाती है या प्रबंधन के कारण जाती है या परिस्थितियों को देख करके जाती है, ये आकलन लगाने का तो हमारा अधिकार है, हम उसका आकलन लगा भी रहे हैं, आप कह भी रहे हो, तो आपकी बात को कोई इसका खंडन तो नहीं कर सकता ना कि भाजपा भयभीत होगी इसलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सभाएं की। लेकिन मैं एक चीज को नहीं मानता कि कोरोना के मामले में आज कोई असर होने वाला, वो दमों में हुआ था, लेकिन जब इसके बाद, क्योंकि ये महामारी थी, ये महामारी कोई मध्य प्रदेश में थी या राजस्थान में थी ऐसा नहीं है, ये पूरे विश्व में थी। अमेरिका जैसे महाशक्ति के यहाँ लाखों लोगों की मृत्यु हुई है, जो भारत से ज्यादा है। आप देखिए, भारत 145 करोड़ की आबादी वाला देश है और यहाँ जितने लोगों की मौत हुई है उससे कई गुना 32 करोड़ देश के 34 करोड़ के देश अमेरिका में हुई है। जी चलिए, हम इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और डागा जी के पास चलेंगे, डागा जी से जानेंगे कि क्यों और क्या वजह है कि पृथ्वीपुर की सर्वाधिक 21 शिकायतें आपकी तरफ से। डागा जी, सुनवाई आपकी नहीं हो रही लगता है, 21 शिकायतें कर चुके हैं अभी तक, फोर्स बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, दोनों दलों का अधिकार है, कांग्रेस का भी है, भारतीय जनता पार्टी का भी अधिकार है। जहां चुनाव होते हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि कहीं चुनाव हुआ है तो शिकायतें नहीं हुई। कांग्रेस की तरफ से भी शिकायतें हुई हैं और बीजेपी की तरफ से जहां गलती लग रही वहां शिकायतें हो रही, लेकिन जो माहौल और जो वातावरण वहां, जैसा आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी बहुत ही हमारे वरिष्ठ है, सीनियर है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उन्होंने कहा कि किसियानी बिल्लत खम्मा नोचे, तो ये स्थिति कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत निश्चिंतता के साथ जनता के बीच में जा रही है और कोरोना की लड़ाई को भी भारतीय जनता पार्टी ने
बहुत बेहतर तरीके से सरकारों ने, चाहे सेंट्रल की हो चाहे प्रदेश की हो, उन्होंने कहा, मैं पहले उनका जवाब दे दूं, उसके बाद आपकी बात में भी आऊंगा, कि उन्होंने कुछ प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खड़े किए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से बहुत सारे चुनावों में हमने देखा है कि गुंडागर्दी की शिकायतें जहां कांग्रेस की सरकारें रही हैं वहां भी होती रही, और आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में कांग्रेस केवल शिकायतों के आधार पर चुनाव वहां पर लड़ रही, एक ही जगह चुनाव लड़ रही, इसको पृथ्वीपुर पे आशा है, इसलिए वहां पर पूरा जोर लगा रही है। और गुंडागर्दी से भी, लेकिन हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा है। मतलब डागा जी, आपको बाकी 3 जगह खतरा नहीं दिख रहा है, सिर्फ पृथ्वीपुर में ही लग रहा है मुकाबला यही है, यहाँ पर ज्यादा जोर दिया जाए। देखिए, छोटे चुनाव को भी ब्रजेश जी बहुत गंभीरता से लेते हैं, मुकाबला है, और लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिसका चयन करती है उसको हम सुधार और स्वीकार करते हैं। जो जनता निर्णय देगी हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन हमने पृथ्वीपुर में भी उतनी ही मेहनत की है जितनी रेगांव में करी है, जितनी खंडवा में करी है, उतनी मेहनत हमने पृथ्वीपुर में भी करी है। लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का भय सता रहा है, जो हमारी फिसलती जमीन है, जो हमारी खिसकती जमीन है, जो हमारे निकलते नेता हैं, वो आज कहीं हमारे लिए ये और खतरा ना बन जाए, पार्टी बिल्कुल खत्म कगार पे ना हो जाए, इसलिए वो इन सारी बातों को करके अभी से अपने आप को सेव करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन डागा जी, जिस तरह हम देखें कि शिकायतों का जो आंकड़ा आ रहा है, उस हिसाब से तो खिसियानी बिजली खंबा नोचे वैसे हाल तो आपके दिख रहे हैं। 21 शिकायतें हो गई सुबह से अभी तक। ये ब्रजेश जी पहली बार तो हुआ नहीं है कि जहां पे कुछ होगा तभी तो शिकायत होगी। ऐसा नहीं है कि बिना आग के धुआं उड़ जाए, कुछ है इसलिए वहां शिकायतें हैं, कुछ हो रहा है इसलिए वहां शिकायतें हैं, और शिकायतों की जांच करना और शिकायतें करना ये संवैधानिक अधिकार कांग्रेस का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी। शर्मा जी, आपका भी शिकायत करने का अधिकार है, लेकिन यहाँ तो उल्टा आप पर ही आरोप लग रहे हैं। और क्या सिर्फ एक पृथ्वीपुर विधानसभा सीट ऐसी बची है जहाँ पे मुकाबला दोनों दलों को लग रहा है, बाकी जगह ऐसी शिकायतें नहीं आ रही हैं जैसी सिर्फ पृथ्वीपुर को लेकर आ रही हैं? तो मुकाबला यही है, बाकी जगह तो हथियार डाल दिए लगता है आप लोगों ने। ये तो इनकी धारणा है डागा जी की और भाजपा के नेताओं की। चुनाव तो चुनाव ही होते हैं, हर जगह चुनावी रणनीति से ही चुनाव लड़े जाते हैं, और लोकतंत्र में चुनाव में बूथ कैप्चरिंग, हिंसा या किसी भी तरह के फर्जी मतदान का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को तस्दीक करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा तभी मेंटेन होती है जब हम उसको निष्पक्षता से काम करें, और चुनाव आयोग का काम भी यही है कि उसको वो मेंटेन करें। इसीलिए प्रशासन को चुनाव आयोग अधीनस्थ कर लेता है वो नोटिफिकेशन होने के तुरंत बाद में। और अब देखने में ये आया कि जो सरकार में बैठे हैं वही दोषारोपण कर रहे हैं। जो सरकार में बैठे हैं उनके संरक्षण में ही गुंडागर्दी हो रही है। जो सरकार चला रहे हैं, सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को कह रहे हैं। तो ये एक वेग आरोप लगाना और स्पेसिफिक बात करना, नहीं तो शर्मा जी, ये भी तो हो सकता है कि पहली बार वहां का प्रशासन निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई कर रहा हो, इसलिए सरकार को लग रहा हो कि देखिए उनकी सुनवाई नहीं हो रही, चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाना पड़ रहे हैं उनको। नहीं हो सकता है कि वो ऐसा कर रहे हैं तो चुनाव आयोग के अधीनस्थ हैं और वो चुनाव आयोग के प्रति अकाउंटेबल है आज की तारीख में, जब तक गिनती नहीं हो जाती तब तक। तो उसमें वास्तविकता क्या है, जिस तरह से स्वर बदले हुए भाजपा के दिख रहे हैं, जिस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश, उस क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार की छवि और कांग्रेस की जो कैंपेनिंग हुई है, जो महंगाई का असर देखने को मिल रहा है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद नहीं मिल रही, इस समय बोनी का समय है। और यदि किसान को खाद नहीं मिल रही तो ये इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है, इससे बड़ी दुविधा किसान के मन में बेचारे जब बोनी के लिए बैठा है, 24 घंटे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सब बातें जवाब मिलेंगे इनके लिए, और वो सब नाराजगियां कितने ही अपने आप को आत्ममुग्ध होते रहे, अच्छा है, रिजल्ट बताएंगे इनके लिए। सरकार के काम का पर्दाफाश होगा। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि लोग छोड़ के आ रहे हैं, अरे खरीद फरोख्त तो आप कर रहे हो,
जनता की चुनी हुई सरकार, जैसे 5 साल का मैंडेट मिला था कमलनाथ जी को, आपने 22 विधायक पहले खरीदे। सुरेश शर्मा जी, क्या ये चुनाव आयोग में जो शिकायतें होती हैं औपचारिकता भर होती हैं? इनके पीछे कुछ मकसद होता है, या बस आपने शिकायत की है तो दूसरा दल भी चला गया शिकायत करने, कांग्रेस ने की है तो भाजपा वाले चले गए, भाजपा वाले ने की है तो कांग्रेस वाले चले गए? ना वीडियो है, ना कोई ऐसे तथ्य है, सिर्फ एक शिकायत है। शिकायत का संज्ञान लिया जाता है, कलेक्टर से जानकारी मंगवाई जाती है, और यदि कोई गंभीरता उसमें पाई जाती है तो कार्रवाई होती है, अन्यथा उसको डिस्कशन कर दिया जाता है। ये प्राय होने वाली है। और चुनाव ये तो बात सही है कि एक शिकायत करता है तो दूसरे उसकी काउंटर शिकायत करता है, यानी 177 का केस सुनाने की कोशिश करते हैं कि भैया तेरे खिलाफ हो, तो ये बिल्कुल सही। लेकिन क्या है, ये पृथ्वीपुर का मामला मैंने जैसा पहले कहा था, ये पहले से ही निर्धारित था। ये तो जो मुझे लगता है कि तैयारियां बराबर की होंगी दोनों तरफ जी। और जो है वहाँ तो सबको मालूम था कि उनके परिवार के, जब सुनील नायक की हत्या के मामले में परिवार का नाम आया था, तब कोई ये जानकारी नहीं थी क्या कि आने वाले समय में ये लोग जो है चुनाव के अंदर ऐसा करेंगे। और यदि मान लो यादव जी के बारे में आई तो यादव जी के बारे में क्या किसी का उदाहरण नहीं थी क्या पहले से कि वो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आके चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पिछली बार लड़े थे 1 साल पहले, और भाजपा के चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं। तो पिछली बार 46,000 वोट मिलना, अच्छा वहाँ क्या है, शुद्ध रूप से क्या है, जो समुदाय विशेषों के बीच का विभाजन है, वहाँ एक प्रकार से तनावपूर्ण स्थिति रहती है, शोषण होता है गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का, और ब्राह्मणों का भी मुख्य रूप से शोषण होता है। प्रताप भानु जी को तो मालूम है इस बात का कि सुनील नायक की हत्या के अंदर किसकी भूमिका थी। दिग्विजय सिंह जी ने किनको जो है बना करके रखा था, अपने पास सुरक्षित रखा था। तो ये सारी चीजें थी। मैंने विधानसभा में दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा था जब वो ब्रजेश सिंह राठौर को लेके आए थे, 6 महीने में उनकी वो खत्म होने वाली थी, तो मैंने कहा ब्रजेश सिंह जी बताइए कि आप इतने दिन कहाँ रहे थे? तो दिग्विजय सिंह जी ने मुझे जवाब दिया था कि आपका कभी निपटा है तो मुझसे मिल लेना। तो ये परिस्थितियां साफ कहती है कि क्या परिस्थिति है क्या नहीं है। लेकिन शर्मा जी, तब ऐसा नहीं लगता है कि बचाव तो एक तरह से भाजपा की सरकार थी उस समय, उन्होंने किया, नहीं सदस्यता चली जाती, तो कहीं ना कहीं तो जो मिली भगत के जो आरोप लगते हैं वो दिख रहे थे उस मामले में। मैंने तो आपके चैनल पे कहा था व्यवसायिक नूरा कुश्ती है। आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि कमलनाथ जी अपनी व्यवसाय की नूरा कुश्ती कर रहे हैं शिवराज जी के साथ मिल करके। वो 1-8 सीट कहीं जीत जाएंगे, बाकी की शिवराज जी को सेव करेंगे। अब मैंने आपके चैनल पर अनेकों बार कहा है कि दिग्विजय सिंह जी जब भी शिवराज जी संकट में आते हैं तो मैदान में कूद जाते हैं और वो बचाने की बात करते हैं। आज भी ये भी वो कई शिकायतें लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब सबको मालूम है कि आज बीडी शर्मा की शिकायत करने का क्या औचित्य है? वही औचित्य है कि वो इनको सेव कर रहे हैं। तो वो तो पॉलिटिक्स में तो नूरा कुश्ती और व्यावसायिक नूरा कुश्ती है, तो चुनाव में भी चलती है, चुनाव में भी ये चलती है। और जब प्रशासन तंत्र चुनाव आयोग के अधीन होता है शर्मा जी, और कहा जाता है कि बाहर के गुंडे, बाहर का कोई भी रहवासी उस क्षेत्र में नहीं रह सकता, बाहर कर देते हैं, सीमा सील कर देते हैं, तब उत्तर प्रदेश के गुंडे वहां रह सकते हैं? ये तो पीसी शर्मा बताएंगे, दिन भर झूठ बोलने वाले व्यक्ति है भाई। उनकी आप देखिए तो उनकी 100 बातों में से 99 झूठी रहती है। तो उन्होंने कह दिया तो भाई उनके पास कोई प्रमाण होगा, वो बताएं कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कैसे रह सकता है। जब हमारे सांसद जो है और विधायक मंत्री हैं, वो लोग यदि चिन्हित होते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा हो जाता है और गुंडे पहुंच जाते हैं। ये तो पीसी शर्मा जी ज्यादा बता सकते हैं जी। पीसी शर्मा प्रताप भानु जी, सिर्फ शिकायत करना है इसलिए आरोप लगा दिए कि गुंडे आए हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन ना कोई वीडियो दिया, ना कोई तथ्य दी। नोट बांटने के विजुअल है, वो आपके चैनल पर बोल रहे हो चुनाव आयोग को क्या विजुअल देखे आए हैं क्या? वो तो नहीं पता है चुनाव आयोग को विजुअल देखे आए। निश्चित तौर पर आरोप लगा रहे हैं तो तथ्य भी देना चाहिए ताकि कार्रवाई हो सके, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता है। सिर्फ आरोप लगाएं क्योंकि भाजपा आरोप लगा रही है या मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वहां गुंडागर्दी हो रही, तो आप भी चले गए। हेलो जी शर्मा जी। हेलो जी जी, देखिए ये भाजपा ने आरोप लगाने की शुरुआत करी और उनने ये सोचा कि ये अपने जो फर्जी मतदान है या बूथ कैप्चरिंग है या डॉक्टर यादव जो बाहर से झांसी से गुंडे वगैरह लेके इनकी शिकायत होगी तो इसके पहले ही शिकायत दर्ज कर दो। और मैं सुरेश शर्मा जी की बात से सहमत हूं, जो शिकायतों का दौर चुनाव में दोनों तरफ से चलता है। वास्तविकता क्या है इसके सही आकलन तो चुनाव आयोग और वहां के पीठासीन अधिकारी ही कर सकते हैं। और ऐसे चुनाव में इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए और दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं, अपने विवेक से अच्छे माहौल में चुनाव कराएं
एक सरकार में बैठी है, एक जिम्मेदार विपक्ष है और प्रत्याशी भी बहुत अच्छे हैं हमारे कांग्रेस के। भाजपा को तो प्रत्याशी भी नहीं मिला तो इन्हें दूसरे दल से लेके आना पड़ा। तो अब इस तरह की बातें होती हैं, वो अपने दमखम के साथ आ रहे होंगे, वो अपने दूसरे सहयोगियों को बुला रहे होंगे, झांसी से लोगों को लेके आ रहे होंगे। जो बात पीसी शर्मा जी ने कही है ऐसे नहीं कह दी अपने आप, कहीं उन्होंने उनको रिपोर्ट आई होगी और उस चीज को मॉनिटर कर रहे होंगे, तब कहा होगा। यदि उनने वीडियो का जिक्र किया है तो वो वीडियो चुनाव आयोग को दिया जाएगा। परंतु इस तरह से चुनाव का माहौल बिगाड़ना, सरकार के द्वारा झूठे आरोप लगाना और चुनाव आयोग पर बार बार शिकायत करना सरकार को शोभा नहीं देता। एक हाथ पे कार्रवाई भी कर लेते, वो जिला बदल जो कह रहे हैं उस पर कार्रवाई कर लेते। होम मिनिस्ट्री उनके अंडर में, होम मिनिस्टर उनके पास, चीफ मिनिस्टर उनके पास, उनको लेकिन अभी होम मिनिस्टर की सुन कौन रहा है? अभी तो चुनाव आयोग की सुनेगी ना शर्मा जी वहाँ पे। नहीं, होम मिनिस्टर को चुनाव के दौरान भी अधिकार है कि नजरबंद कर सकते हैं। कलेक्टर को अधिकार है कि नजरबंद करके एक किसी सरकारी गेस्ट हाउस में रख सकते हैं। क्यों नहीं रखा? ये मेरा प्रश्न है। ये अधिकार होता है चुनाव के दौरान में। डागा जी क्यों नहीं रखा? क्योंकि आपने भी जी शर्मा जी कुछ कह रहे। मैं तो पहली बार इस बात का अनुभव करता हूँ, मेरी 30 वर्ष से की पत्रकारिता हो गई, मैं तो पहली बार ऐसा अनुभव करता हूँ कि गुंडों को गेस्ट हाउस में रखी। ये मैंने पहली बार ऐसे गुंडों के प्रति सहानुभूति देखी है प्रताप भानु जी जैसे एक बहुत ही शालीन व्यक्ति के माध्यम से। अरे कलेक्टर ने विधायक और सांसदों के प्रतिनिधियों को रखा है डिटेन करके सर्किट हाउस। वो गुंडे नहीं है साहब, जहाँ शंकाएं हुई है, जहाँ ऐसी शंका हुई है नहीं है महाराज। हाँ शर्मा जी, यदि गुंडे होंगे तो उन पर कार्रवाई करेंगे, जेल में डालेंगे, सर्किट हाउस में क्यों रखेंगे? जीवन अच्छा जेल में डाल दो, हमारी तरह हमें कोई मना थोड़ी है। क्यों नहीं किया? आप इतने हमारा सीधा सवाल है, क्यों नहीं किया? अपना जीवन शालीनता से व्यक्त किया है, आपको क्या मालूम जिला बदर क्या होता है? भाई एक जिला बदर व्यक्ति को आप रेस्ट हाउस में रखने की बात कर रहे हैं, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। नहीं, जिला बदल को नहीं कर रहे शर्मा जी, मैं ये कह रहा हूँ जो भी जिला बदर व्यक्ति यदि जिले में घूम रहा है तो ये भी तो प्रशासन और पुलिस पर सवालिया निशान है ना कि एक जिला बदर व्यक्ति है। बात थोड़ी कह रहा हूँ, अर्थ का अनर्थ क्यों निकाल रहे हो आप? क्या शर्मा जी, यदि एक जिला बदर व्यक्ति घूम रहा है तो ये भी तो पूरी पुलिस पर सवालिया निशान है ना कि कैसे घूम रहा है। और आप कह रहे हो कि वो घूम रहा है और गुंडागर्दी कर रहा है, तो पकड़ो ना। सबसे पहले हर बूथ पर पुलिस तैनात है, तो वो क्या कर रही? सुरक्षा कर्मी तैनात हैं कि ये गुंडा है, जिला बदर है, या तो उसको हो सकता है उसका जिला बदर खत्म हो गया हो। डागा जी देखिए ब्रजेश जी एक बात मैं 4 शब्दों में कहूंगा कि सत्ता का इकबाल बुलंद होना चाहिए जी। आप ममता बनर्जी को देखिए, बिल्कुल अच्छा किया बुरा किया इस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन सत्ता का इकबाल बुलंद रहा। यहाँ मैं बिल्कुल कहूंगा कि शिवराज जी जो है आकर के उनको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था, और बोला तो इधर उधर कार्रवाई होती रहती और इधर वो बोलते तो सबको लोगों को लगता, तो मुझे लगता है कार्रवाई हो गई होगी। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बोल रहा है कोई हंसी मजाक कर रहा होगा। जी डागा जी, सत्ता का इकबाल बुलंद होना चाहिए, जैसे योगी जी कहते हैं ना, जिसको उसकी भाषा में जवाब देंगे। डंडे से आ गए तो डंडे से देखेंगे। आपके यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है? नहीं देखिए, आप अभी की आप परिस्थितियों को आप छोड़ दें तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आप चाहे भूमाफियाओं के खिलाफ हो, चाहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ हो, इंदौर हो, भोपाल हो, सारी जगह आप देखिए लगातार कार्रवाइयां हो रही। आज भूमाफियाओं की हिम्मत नहीं होती है कि आप उठाकर देख लें, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि जिसमें सरकारें बंध जाती है, सरकारों के हाथ में कुछ नहीं होता। अब चुनाव के समय में सरकारों के हाथ में कुछ नहीं, तो इसलिए मैं प्रताप भानु शर्मा जी की बात से बिल्कुल एक इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि सरकार को, मुख्यमंत्री को कुछ, तो ये तो वो खुद सांसद रहे हैं, बहुत वरिष्ठ है, मेरे आदरणीय है, उनको इस बात को कह रहे हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। उनको सारी चीजों का अध्ययन मेरे से ज्यादा है, वो बहुत अच्छे से समझते हैं सारी चीजों को। चुनाव उन्होंने कई चुनाव लड़े, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ रहा है डागा जी, वो उन्हीं के फेवर में जा रहा है। अनुभव आपसे ज्यादा है तो मान लीजिए। आपसे ब्रजेश जी कह रहा हूँ, मैं खुले रूप से कह रहा हूँ। ब्रजेश जी क्यों भिड़ा रहे हो? अब तो रिजल्ट आएंगे 2 तारीख को गिन लेंगे। आदरणीय मेरी बात आप सुनिएगा कि आप निश्चित रूप से लोकतंत्र में, मैंने पहले ही कहा कि मतदाता का निर्णय सर्वोपरि है। अगर उसका निर्णय हमारे खिलाफ भी आता है, मान लीजिए आप प्रताप भानु शर्मा जी जैसा कह रहे हैं, तो हम सिर माथे उसको स्वीकार करके आत्मचिंतन और आत्मावलोकन करेंगे, हमें उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये अभी से लड्डू ना पालें कि रिजल्ट आ ही गया।
लेकिन क्या वजह है कि आदिवासी वोट बैंक को आपने भी साधने की कोशिश की, उनके साथ जो अपराध हुए वो कांग्रेस ने जोर शोर से उठाए, इसके बावजूद यदि हम देखें जोवट का प्रतिशत सबसे कम है, तो ये क्या वजह है? या तो मतदाता वहां का खामोश है या उसे दोनों पर भरोसा नहीं है, एक पहले ठग चुके एक बाद में ठग रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा डागा जी, आपके पास भी आऊंगा इसी सवाल जी। डागा जी, आदिवासियों को प्रभावित करने के लिए उनके लिए आपने बहुत सारी योजनाएं लागू की, आपने इस दौरान घोषणाएं भी की चुनाव से पहले, और कांग्रेस भी उन पर जो अपराध हुए हैं उसको उठाकर उन मुद्दों को लेकर उस क्षेत्र में गई थी, लेकिन वहां वोट प्रतिशत कम है सबसे ज्यादा, मतलब जोवट में 46% है, बाकी अपेक्षा बहुत कम है। तो क्या मतदाता खामोश है या वो दोनों पे भरोसा नहीं है उसको, ना आप पे ना इन पर? नहीं, अब इस विषय में तो अभी चूंकि अब मैं गाढ़वारा में बैठा हूँ और जोवट की स्थिति के बारे में अब मतदाता ज्यादा से ज्यादा निकले, ये दोनों दलों ने प्रयास किया। तो अब मतदाता अगर नहीं निकला है तो वहां की परिस्थिति स्थिति क्या है, खेती का भी काम चल रहा है, हो सकता है और उसके कारण से भी अभी ना निकले हों, लेकिन जो भी वोट गिरेगा जीत और हार उसी के आधार पर होगी और जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। शर्मा जी, क्या वजह देखते हैं आप इसके पीछे? आपका एक जो पूर्व विधायक था, आपकी पार्टी के थे, छूट के चले गए, उस पाले से खड़े हुए, तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, और डागा जी ने कहा अनुभव भी आपका ज्यादा है। नहीं, अब डागा जी का भी मैं बात का सम्मान करता हूं। अब जैसा उन्होंने कहा कि आप वो गाडरवारा में बैठे हैं, मैं विदिशा में बैठा हूं, सही मायने में क्या इम्पैक्ट है दोनों प्रत्याशियों का ये तो हम विवेचना नहीं कर सकते जी, परंतु बाई इलेक्शन में ट्राइबल एरिया में जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं, एक तो ये कारण होता है कि उसमें वोटिंग प्रतिशत कम होता है, और दूसरा इस समय लोग बौनी में लगे हुए हैं। बौनी किसानी का काम, रबी की फसल की बौनी का काम बहुत तेजी पर है, तो लोग अपना काम छोड़कर हो सकता है कि ना गए हो वोट डालने के लिए, तो थोड़ा स्लो तो होता है ट्राइबल एरिया में जी। परंतु ये पक्की बात है कि ट्राइबल एरिया जो जोवट क्षेत्र है वो कांग्रेस का पक्का क्षेत्र है, और कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल वहां जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतने की उनकी उम्मीद है। और भाजपा को फिर वहां भी वही हालत हुआ, उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं था, तो कांग्रेस से उधार लिया हुआ प्रत्याशी को भी सिर्फ 4-3 दिन पहले ही कांग्रेस भाजपा ज्वाइन करके प्रत्याशी बनाया, उसका फायदा भी कांग्रेस को वहां मिल रहा है। हमारा प्रत्याशी मजबूत है, बाकी तो अब जब उनका रिजल्ट आएगा ये आपके सामने आएगा, कम प्रतिशत में भी वो सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। सुरेश शर्मा जी, मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है, कांटे की टक्कर है, हर जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए, मैंने तो आपको पहले सवाल के जवाब में ही कहा था जी कि सत्ता का इकबाल बुलंद होना चाहिए। होने लगा, आपने कहा, और असर दिखने लगा इधर। नहीं, बिना असर दिए मुख्यमंत्री मार्केट में क्या आएंगे? लेकिन उल्टा ही हो रहा है ना, अपनी पार्टी के लोगों पर भी होने लगा। नहीं, तो एक रहता है ना, देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, राजनीति में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये कोई लक्ष्मी टाकिज के चुनाव है भोपाल के, कि वहां से जो है कोई दूसरा व्यक्ति जाके शोर कर ही नहीं सकता या खड़े ही नहीं हो सकता। ये चुनाव तो उन क्षेत्रों के, जिस क्षेत्रों में दूसरी जगह भी तो कार्यकर्ता, पंजाब पश्चिम बंगाल जैसे आतंक वाले क्षेत्र में भी भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा होता है, तो यहाँ खड़ा हो रहा है तो कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। और मुझे लगता है कि ये दोनों जो प्रभावशाली नाम है, गणेश नायक जी को तो टिकट की संभावना थी, सुनील नायक के भाई हैं ये जी, और राकेश गिरी विधायक है, राकेश गिरी तो चर्चाओं में रहते हैं, इन्होंने तो काफी कुछ बोल दिया था, सिंधिया जी को लेकर के भी बड़ा बयान दिया था। तो ऐसे लोग यदि आए हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रतिकार की संभावनाएं दिख रही है, और चुनाव परिणाम क्या आएगा इसके बारे में अभी अपने को सोचने का समय है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि पृथ्वीपुर कांग्रेस की सीट है, 99% कांग्रेस की संभावना मैं देखता हूं उसमें। लेकिन मैं बाकी जगह, लेकिन शर्मा जी, जब सुनील नायक की हत्या हो गई थी चुनाव के दौरान, उसके बावजूद प्रशासन को ज्यादा सक्रिय नहीं रहना चाहिए था, ज्यादा कार्रवाइयां नहीं करनी चाहिए थी कि ऐसी परिस्थिति ना बने? नहीं, अब इनको राकेश गिरी को और गणेश नायक जी को कैसे आप रोक लोगे, क्योंकि ये कोई असामाजिक तत्व तो है नहीं, ये तो जनप्रतिनिधि, तो आप इनको कैसे कह दोगे? अच्छा, ये होना कि वो 100 मीटर के दायरे में चले गए और इसलिए आप उनके खिलाफ 188 की कार्रवाई कर रहे हो,
तो ये कोई आपराधिक काम तो है ही नहीं। आपराधिक काम तो वो है कि जो पिस्तौल लेकर के खुलेआम घूम रहे हैं, उनको भी नहीं घूमना चाहिए, उनको भी अपनी जेब में डाल के जाना चाहिए था। वो सार्वजनिक कर रहे हैं वो। भाई चुनाव में ये सब चीजें, चुनाव में ब्रजेश जी ये सारी चीजें उपयोग में आती हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इन पर छोटी सी कार्रवाई करके इधर बड़ी कार्रवाई करना दिखा रहे हैं कि हम दोनों तरफ कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों डागा जी? हाँ, बस वो दिखा रहे हैं। अच्छा, चुनाव आयोग निष्पक्ष बनने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखिए, हमने तो सरकारी पक्ष के सांसद को भी FIR कर दी थी, एक मंत्री को भी कर दी, अब एक विधायक को भी कर दी, एक नेता को भी कर दी। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष बनने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, ये तो अच्छी परंपरा है। और सरकार यदि चुनाव आयोग के सामने ये दिखाने की कोशिश करती है कि चुनाव आयोग सर्वोपरि है, जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, वो उनकी जिम्मेदारी है, तो ये भी एक संवैधानिक संस्था के प्रति सम्मान की धारणा है। आप उसको जो है राजनीतिक रूप से कमजोर बता सकते हैं, जैसा कि मैंने भी बताया था, परंतु आप उसको संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान की बात के रूप में तो देख ही सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में, अभी तो 1 घंटा और बाकी है मतदान में, 1.25 घंटा, 6 बजे तक का मतदान है जी। बोलो, मतदान तो 7 बजे तक चलता रहेगा, 6 बजे के बाद तो उल्टी पर्चियां मिलती हैं। हाँ, वो समझ में आता। ब्रजेश जी, एक बात आपको और जो है कहीं न कहीं चर्चा में लाना चाहिए, जहाँ तक मेरा आग्रह है कि अधिक मतदान होता है, ये मतदान जो है 2 कारणों से हो सकता है। पहला कारण तो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, तो विपक्ष के पक्ष में जाएगा। और दूसरा, यदि संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो ये सारा का सारा मतदान जो है, ज्यादा मतदान होना भाजपा के पक्ष में जाएगा। अब हमको केवल ये समझना है कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण है या कार्यकर्ताओं की सक्रियता के कारण है, एक ये बात। दूसरी बात इसमें देखने वाली ये है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता बाकी किसी भी क्षेत्र के बारे में नहीं बोल रहे हैं और विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, क्योंकि मैंने तो अपना प्रोजेक्शन आपके चैनल पर भी दिया था कि 3-1 की पोजीशन रहने वाली है। भाई 2 पहले थी, अब 3-1 हो जाएगी, ऐसी संभावना मैं देख रहा हूँ। खंडवा तो स्पष्ट है। लेकिन शर्मा जी, जोबट की भी हम बात कर रहे थे, जोबट का आपसे भी समझना चाहेंगे कि क्यों कम हुआ। एक पलायन की भी बड़ी समस्या जो जिक्र में नहीं आया दोनों की में, कि पलायन भी एक कारण हो सकता है क्या? जोबट में 2 चीजें हैं। एक तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता विद्रोह कर रहा था, नाराज हो रहा था, उसने बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई होती कि एक प्रश्न ये विषय निकल के आ सकता है। दूसरा, आपने जो कहा बड़ी बात है कि वहाँ का मजदूर जो है वो काम करने के लिए गया, वो मजदूरी छूट करके तो अब आकर के वोट नहीं डालेगा, वो डालेगा 5 बजे के बाद। तो मुझे लगता है कि ये मतदान जो 46.12% गया था 4 बजे का, ये अब बढ़ करके ये जाएगा 57 तक जा सकता है। और इतना इतिहास तो पुराना भी रहा है, इससे ज्यादा नहीं गया वहाँ पे। 55-56 तक तो रहा है, पहले का पुराना रिकॉर्ड भी हम देखें तो इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आज बड़ी संख्या में लोग जो है बाहर जाके मजदूरी करते हैं, खेत खलिहान में काम करते हैं, और अभी बोनी चल रही है, उस बोनी के अंदर काम करने वाले लोग इधर उधर अपने काम में लगे हुए हैं, तो इस प्रतिशत को पर्याप्त माना जा सकता है। लेकिन फिर भी हम 6 बजे तक इंतजार करेंगे कि चुनाव आयोग क्या आंकड़े देता है। बिल्कुल, 6 बजे के बाद भी दुरुस्त होंगे, हम उनका भी इंतजार करेंगे और दिखाएंगे अपने दर्शकों को। डागा जी, क्या ये परिस्थिति है रैगांव में भी, जोबट में भी, कि जो आपके लोग नाराज हैं कि आप दूसरे पार्टी से प्रत्याशी लेकर आए हैं? एक तो ये पृथ्वीपुर में देखने को मिल सकता है और एक जोबट में देखने को मिल सकता है। नाराजगी तो आपकी रैगांव में भी है कि जो उम्मीद पाले हुए थे उनको टिकट नहीं मिला। ये समस्या आपकी खंडवा में भी देखने को मिल सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक अनुशासित पार्टी है। आप देखिए कि वहां पर नंद कुमार जी के पुत्र ने भी पूरे तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। वहीं अरुण यादव जी के दर्द को भी आपने सुना। खंडवा में अरुण यादव जी ने कहा कि फसल मैं बोता हूं और काट के कोई और ले जाता है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं रही। पार्टी ने जो निर्णय किया है, उस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल परिपालन के साथ, बिल्कुल कर्तव्य निष्ठा के साथ वो अंजाम तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित रहता है। ये आपको चुनाव परिणामों में भी दिखेगा और पहले भी दिखता रहा और बाद में भी आपको दिखेगा। कहीं तो जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है डागा जी, वो आपके फेवर में जा रहा है, आप ऐसा कह रहे हैं कि आपके संगठन की ताकत और आपके सब एक साथ अनुशासन लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, इस कारण जो वोट प्रतिशत है जो बढ़ रहा है वो आपके फेवर में जा रहा है? निश्चित रूप से देखिए, ये परिणामों के विषय में कोई हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हम माहौल को देख रहे हैं वो माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें दिखाई पड़ रहा है। और ये माहौल वोटों में भी अगर परिवर्तित होता है तो निश्चित रूप से हम विजय की ओर अग्रसर होंगे। आप ये 2 तारीख को देखिएगा।
प्रताप भानु जी, माहौल उनके पक्ष में दिख रहा है, ऐसा माहौल आप बना नहीं पाए। सभाएं भी कमलनाथ जी ने कम की, उन्होंने मेहनत ज्यादा की भाजपा ने, इसलिए उनके पक्ष में माहौल है। आप वैसी मेहनत करते तो शायद माहौल आपके पक्ष में ज्यादा होता। ज्यादा सभाएं करने से माहौल नहीं बन जाता, माहौल तो जनता बनाती है मुद्दों को देखकर, और ये चुनाव सरकार और आम जनता के बीच में हो रहा है। हम लोग तो भले ही कहते रहे कि मीटिंग कर ली, माहौल बना लिया, मीटिंग हो रही है और प्रचार प्रसार खूब जोर शोर से चल रहा है, पर जनता के ने जो कष्ट झेले हैं पिछले 1 वर्ष में, 15 महीने में, वो आज आप छुपा नहीं सकते। वो इन उपचुनाव में उजागर होकर सामने आएंगे। माहौल तो जनता ने बनाया है, और सब इनके पन्ना प्रभारी और पोलिंग प्रभारी धरे रह जाएंगे। जनता महंगाई से परेशान है, डीजल से परेशान है, पेट्रोल से परेशान है, आपका खाद नहीं मिल रही उससे परेशान है, दुगने भाव हो गए, खाने का तेल नहीं मिल रहा। इसलिए कांग्रेस को माहौल बनाने की जरूरत ही नहीं है, जनता खुद ही तय कर लेगी। समर्थन मूल्य, क्योंकि समय भी नहीं है। प्रताप भानु जी, मैं फाइनल कमेंट सुरेश शर्मा जी से लूंगा। माहौल बना रहा है शर्मा जी, माहौल बनाने की जरूरत नहीं थी कांग्रेस को, पहले से ही माहौल ऐसा है, लोग खुद अपने डिसाइड करेंगे कि क्या परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर वोट देंगे। या चुनाव प्रचार जनता के बीच कुछ असर डालता है, ज्यादा मेहनत की आपने, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है, उसका प्रभाव पड़ता है मतदाताओं पर। जी, मतदाता तक भी पहुंचाइए, कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचाइए। और इन्हें 40 मीटिंगों की जरूरत क्यों पड़ी? कभी भी मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में फाइनल कमेंट नहीं करी किसी ने। तो मेरा अंत में कहना यही है कि ये चुनाव मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सरकार और उनके बीच में है। जनता ले लेता हूँ एक निष्पक्ष कमेंट से लेता हूं। आपको माहौल बनाने की जरूरत नहीं थी, माहौल तो पहले से ही बना हुआ था। सुरेश जी, क्या माहौल बनाने की जरूरत नहीं थी? और दूसरी बात, क्या प्रचार प्रसार से फर्क पड़ता, ज्यादा सभाएं करने से, ज्यादा अपनी बात लोगों तक पहुंचाने से, या उसका कोई फर्क नहीं पड़ता? जो प्रताप भानु जी कह रहे हैं कि माहौल तो जनता ने बना लिया, वो देख रही है, उस आधार पर वोट देगी। नहीं, मैं प्रताप भानु जी की बात को नहीं काटूंगा, क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं, तो मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जनता के बीच में राजनीतिक नेता अपनी बात को कहते हैं, उसका बड़ा असर पड़ता है। लेकिन उसका सबसे ज्यादा असर जब पड़ता है जब नेता कहता है और कार्यकर्ता उसको आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि सभा से काम नहीं चलता। सभा के बाद उसका जो है जनता के बीच में मैसेज चला जाए, ये काम कार्यकर्ता करता है। तो जिस भी राजनीतिक पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो सभा का संदेश ले जाएंगे, वो पार्टी अपना पावर बढ़ा लेती है, उसकी संख्या हो जाती है। जिस पार्टी के पास ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता निकाल करके मतदान कराने की कैपेसिटी होगी, वो पार्टी जीतती है। वो मुझे लगता है आखिरी लड़ाई कार्यकर्ता के भरोसे ही लड़ी जाती है, आखिरी रोल उसी का रहता है। बहरहाल इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना पड़ेगा, समय की इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब कार्यकर्ता की बारी है, वो कितना अपने मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाता है, अपनी पार्टी के फेवर में वोट डाला सकता है। तो ये उसकी जिम्मेदारी है। पार्टी ने जो करना थी कर लिया, नेता ने जो मैसेज देना थी दे दिया, बारी अब कार्यकर्ता की है। और जिसमें जो ज्यादा मेहनत कर लेगा, ज्यादा अपने वोटर को मतदान केंद्र तक ले जाएगा, वह सफल हो जाएगा। ये तो 2 नवंबर को पता चलेगा कि किसने कितनी मेहनत की और किसकी मेहनत रंग लाई। बहरहाल अब खबरों के लिए आप देखते रहें, हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। उपचुनाव की ये जंग जारी है और अब कितना कहां मतदान हो गया है, आगे क्या होगा, एक ब्रेक के बाद फिर आप खबरों के देखते रहें अनादि टीवी। नमस्कार।